हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम्स में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम्स में यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और अदर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगा कि जो रेलवे जो एग्ज़ाम्स हैं यानी कि जैसे एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, आरपीएफएसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, ये सभी एग्ज़ाम्स में जो है साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा ताकि आपको पढ़ने में और तैयारी करने में आसानी होगी। तो अभी जो है हाल फिलहाल में जो है रेलवे का कैलेंडर भी जारी हो चुका है और आने वाले समय में बहुत सारे जो है एग्ज़ाम्स रेलवे के होने वाले हैं। तो उन सब के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप किसी और दूसरे परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन जो है आपके काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे एग्ज़ाम्स में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। ये रेलवे एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो ये जो था दोस्तों वो था यूरिया। यूरिया जो है वो पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। क्योंकि देखिए 1828 से पहले ऐसा माना जाता था कि लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में जो है कार्बन के यौगिक को जो है नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि लिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने एक थ्योरी दिया था जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वाइटल फोर्स थ्योरी, कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए जो है एक फोर्स, एक बल की आवश्यकता होती है जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। जिस कारण जो है हम लोग जो है प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये नेचर के द्वारा ये फोर्स बनाया जाता है। तो इस कारण जो है प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन 1828 में एक जर्मन रासायनिक थे, उन्होंने जो है जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर, उन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया था। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और भी बन रहे हैं, उसे भी ध्यान रखिएगा कि पहला कार्बनिक यौगिक तो बनाया गया जिसका नाम था यूरिया, और इसे किसने बनाया था, तो फ्रेडरिक होलर ने 1828 में। और इससे पहले माना जाता था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक थ्योरी के, एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पर होती है। तो बात हो रही है दोस्तों अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण में यानी कि कॉनकेव मिरर में हम लोग जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे कि जो इमेज है यानी इमेज जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब जो है प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और अवतल दर्पण के अंदर बनेगा। अगला क्वेश्चन है जो कि ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। तो एड्रेनलिन जो होता है इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, एड्रेनालिन। और ध्यान रखिएगा हमारी जो किडनी होती है, किडनी, वहीं पर जो है 2 ग्लैंड होता है, 2 ग्रंथि होता है जिसे बोलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो ये जो किडनी होता है बीन शेप का आकार का, तो इसके ऊपर में जो है ग्लैंड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है एड्रेनालिन जिसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछा गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज दोस्तों हरगोविंद खुराना ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, अगला है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं पास्कल का नियम, बॉयल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर द्रव संरक्षण का सिद्धांत। धातु की शुद्धता, तो कोई धातु शुद्ध है या नहीं है उसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम लोग पता लगाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी।
अगला है किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है। तो किसी भी जो पिंड है यानी कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट की बात कर रहा है कि वेट को यदि हम लोग पृथ्वी के सेंटर में ले जाएं, केंद्र में ले जाएं तो कितना होगा। तो आप एक रिलेशनशिप पढ़े होंगे वेट निकालने का, W बराबर क्या होता है mg, और अर्थ के सेंटर पे g का मान कितना होता है 0 होता है। तो मास कुछ भी रहेगा तो उसे जब 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी पिंड का वजन जो है पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा, तो हो जाएगा 0। बस आप याद रखिए कि किसी भी पिंड का वजन जो है पृथ्वी के केंद्र पे कितना होता है, वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक जो दोस्तों वो होता है हर्ट्ज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक रिलेशनशिप पढ़े होंगे कि चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का जो वजन होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, 1/6 टाइम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि किसी द्रव्यमान की बात हो रही है कि 60 kg है, 60 kg है, तो पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पे कितना होगा। तो बस आपको क्या करना है, इसे 6 से डिवाइड कर देना है कि क्योंकि जो चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का जो मास होता है वो पृथ्वी पर का कितना होता है 1/6 होता है। तो 6 टाइम से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और रेलवे में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किलोवाट आवर KWH किलोवाट घंटा, और इसे KWH कहा जाता है। आप जो अपने घर में जो मीटर देखते होंगे जिससे बिजली का जो बिल जिससे पता चलता है कि कितना आया है, तो उसमें लिखा रहता है KWH, जिसका पूरा नाम क्या होता है किलोवाट आवर। इसे ही यूनिट कहा जाता है। यूनिट हम लोग जनरली यूनिट यूज करते हैं, यूनिट बोलते हैं, KWH ना बोल के यूनिट बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ये है व्यावसायिक ऊर्जा का, व्यावसायिक ऊर्जा का। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है कक्षा n से दर्शाई गई कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए समान सूत्र क्या है। फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि कोई भी परमाणु होता है या कोई भी एटम होता है, तो ये मान लेते हैं कोई एटम है और ये इसका जो है न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके लिए कक्ष बना हुआ रहता है, इस प्रकार से कक्ष बना रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये सभी कक्ष को जो है नाम दिया गया है। तो जो पहला कक्ष होता है उसको नाम देते हैं K कक्ष, फिर L कक्ष, फिर M कक्ष, फिर N कक्ष। इस प्रकार से जो है ये सब जो कक्ष हैं इसका नाम दिया गया है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे हम कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो क्या है कक्ष की संख्या। जैसे पहला कक्ष है तो यहाँ पे n की जगह कितना बैठाएंगे 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2। यानी कि जो पहला जो कक्ष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 रहेगा। इसी प्रकार से अगला जब निकालेंगे दूसरे कक्ष में तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8, फिर तीसरे कक्ष में निकालेंगे कितना आएगा 18, फिर अगले कक्ष में निकालेंगे कितना आएगा 32। जो 1 2 और ये 3 और 4, चौथे कक्ष में कितना आ रहा है 32, यानी चौथे कक्ष में जो है 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैसे निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। यहाँ पे n की जगह कितना बैठाएंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 32। तो वही पूछा जा रहा है कि कक्ष संख्या n से दर्शाई गई कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानने के लिए समान सूत्र क्या होता है, तो वो क्या होता है 2n का स्क्वायर। और यहाँ से आप और भी बातें जान लीजिए कि जो पहला कक्ष होगा किसी भी परमाणु का जो पहला कक्ष होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, दूसरे कक्ष में होगा 8, तीसरे में होगा 18 और चौथे में कितना होगा 32 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम्स में जो है बहुत बार रेलवे में पूछा गया है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये जो है दोस्तों वो कहता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं इको।
ई को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया और आगे भी पूछे जा सकते हैं कि प्रतिध्वनि यानी कि ई को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 17 मीटर। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बी, जे थॉमसन। अगला करते हैं, अगला है समान टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम पूछा गया यहाँ पर कि रासायनिक नाम क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉपर सल्फेट। वहीं यदि इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, CuSO4 हाफ H2O। फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे Ca होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो बी नंबर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और फॉर्मूला क्या होता है, Ca हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है। अम्लीय जो वर्षा होता है वो वातावरण में किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होता है। तो ऑप्शन हैं कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, या फिर देखेंगे नाइट्रोजन या फास्फोरस के ऑक्साइड। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे के क्वेश्चन करें उससे पहले मैं बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और लेटेस्ट एग्जाम से जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एक्स किरण की खोज किसने की थी। तो ये जो किरण है इसका खोज किया गया था WC रोंटेजन, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाता है। तो लाइट जब जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, तो ये जो तो प्रकाश का जो लाइट का किरण होता है वो बेंड कर जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को है दोस्तों, इसको हम लोग जो है अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, अपवर्तन। और यहाँ पर एक और बात जान लीजिए कि लाइट जब किसी ओपेक मीडियम से टकराता है, जैसे ये कोई ओपेक मीडियम है और लाइट यहाँ से कोई सोर्स है और लाइट आ रहा है और यहाँ से टकरा करके जब ये वापस लौटता है, तो इस घटना को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। वहीं अपवर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो याद रखना है कि प्रकाश जब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में जो है किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या कहता है, उत्तल दर्पण का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर क्या करता है, कोई भी जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसको छोटा कर देता है, जिस कारण हम लोग जो है देख सकते हैं कि जो छोटा सा आईना रहता है और इसमें हम लोग बड़े बड़े ट्रक को भी देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये वल्कनीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है? तो देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रबड़ को कठोर बनाया जाता है। और कठोर बनाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? सल्फर डाला जाता है। जब हम लोग रबड़ को कठोर बनाते हैं और उसमें सल्फर डालते हैं तो इस प्रक्रिया को बुलाता है रबड़ के वल्कनीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सल्फर। सल्फर को मिलाया जाता है रबड़ के वल्कनीकरण करने के लिए, यानी कि रबड़ को हार्ड करने के लिए। अगला है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? दूध को दोस्तों हम लोग कुछ देर अगर खुला रखें तो उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा हो जाता है, यानी कि सावर हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? या फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि दूध जो है दही बन जाता है तो उसमें जो खट्टापन होता है उसके पीछे कारण क्या है? तो ये जो स्वाद जो इसका खट्टा हो जाता है इसका कारण है उसमें लैक्टिक अम्ल का बन जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, लैक्टिक अम्ल। वहीं जानते होंगे आप कि एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो सिरका में, यानी कि विनेगर। इसमें जो है ये भी पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में, यानी दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, दूध को जो है फटने से बचाने के लिए, उसे खराब होने से बचाने के लिए दूध का जो है पाश्चुराइजेशन किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जब पाश्चुराइजेशन जो है एक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या किया जाता है? दूध को गर्म किया जाता है। तो कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और कितने समय तक जो है उसको गर्म किया जाता है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पाश्चुरीकरण है ये एक प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है कि दूध को जो है 63 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए, और फिर उसे जो है ठंडा किया जाता है और फिर पैकेट में डाल करके उसको बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें वो मर जाते हैं, जिससे दूध क्या होता है? खराब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, पाश्चुरीकरण में जो है याद रखना है आपको कि मिल्क को जो है 63 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया जाता है और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? अल्कीन। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको पता ही होगा कि हाइड्रोकार्बन को जो है 3 भाग में बांटा गया है। एक है अल्केन, एक है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। अल्काइन, यहाँ पे देखिए ANE आता है, इसमें ENE है और यहाँ पे YNE, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो इसका जो है समान सूत्र होता है और ये एग्जाम से पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले अल्केन का जान लेते हैं। तो अल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि बी में बी जो लिखा हुआ है ये अल्कीन का सूत्र है। अच्छा, इसको मैं सारे को इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखिए इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। अल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n, तो ये है अल्कीन का। और CnH2n+2 जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्केन का है, ये अल्केन का, ALKNE। और जब माइनस लगा देंगे इसी में CnH2n-2 तो ये क्या हो जाएगा? अल्काइन का, अल्काइन का। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अल्कीन का समान सूत्र पूछा जाएगा तो CnH2n, अल्केन का पूछा जाएगा तो CnH2n+2 और अल्काइन का पूछा जाएगा तो CnH2n-2 होगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, ईस्ट तथा मशरूम किस जीव जगत के उदाहरण हैं? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो ये है फंजाई का। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतःस्राव ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि एक तो ये बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेशन करता है, रिलीज करता है, और ये जो है दोस्तों बाकी जो भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में उन सभी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो आरबीसी का जो है औसत जीवन काल जो है वो 100 से 120 दिनों का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको लग रहा है कि बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, बिल्कुल आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार से जो है रेलवे में जो भी साइंस के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये जो होती है जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये जो जांघ की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। या देखिएगा फीमर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी कि बोन होती है जो कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन है, छोटी चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट है, एथलीट्स फुट रोग का कारण क्या होता है? यानी कि ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, या फंगस के कारण, या फिर एलर्जी के कारण? तो ये जो दोस्तों हैं एथलीट फुट, ये फंगस के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फंगस। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किसके अधिकता के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के अधिकता के कारण होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट के अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? अस्थि यानी कि मसल्स को जो है बोन से जो टिश्यू यानी कि जो ऊतक जोड़े रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं टेंडन। इसे क्या कहते हैं? टेंडन। जैसे कि आप देखते होंगे, ये मान लीजिए कि ये कोई बोन है, ये यहाँ पे बोन बनाता हूँ, ये मान लीजिए कि कोई बोन है, ये एक बोन है, और हम लोग देखते हैं जो हमारा मसल्स है इसके ऊपर में ऐसे इसमें मसल्स रहता है और मसल्स जो है चिपके हुए रहता है, या उसे हम अगर खींचे तो वो खिंचाता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बोन है और ये जो मसल्स है इसके बीच में जो है एक टिश्यू पाया जाता है, एक ऊतक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। टेंडन कहा जाता है। टेंडन ही जो है अस्थि को जो है मतलब मांसपेशी को जो है अस्थि में जोड़े हुए रखता है। तो वही पूछ रहा है कि अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन याद रखिए, अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बोन को बोन से जोड़ने वाला, जैसे कि ये एक बोन है और एक इधर एक और मान लेते हैं कि इधर एक और बोन है, तो ये बोन को बोन से जो जोड़े रखता है उस टिश्यू को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं BLB, यानी कि बोन को बोन से जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। और बोन को जो मसल से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनरली दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए वाटर है और वो आइस है, तो पहले वो पिघलेगा फिर लिक्विड बनेगा। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट वो गैस बन जाता है ना? तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो डायरेक्ट ठोस से यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट जो है वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, और जिसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई पदार्थ डायरेक्ट सॉलिड से वेपर यानी कि गैस में, आप बोल सकते हैं सॉलिड लिक्विड, यहाँ गैस लिख देता हूँ, गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे अब कुछ और आप सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वापतन का कुछ और आपको उदाहरण बता दें, जैसे कपूर हो गया। कपूर आप देखिए कि डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेप्थानील बॉल हो गया, जो कि हम लोग कपड़ा में रखते हैं ताकि कपड़ा जो है उसमें दुर्गंध ना आवे या खराब ना हो, उसमें कीड़ा ना लगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है मिश्र धातु से है। मिश्र धातु को भी जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे मिश्र धातु को, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है दोस्तों वो तांबा और जिंक का जो है मिश्र धातु है, तांबा और जिंक। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान, तो ये पिली को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पिली, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो नारियल का रेशा जो है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा आगे भी। रेलवे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से पूछे सकते हैं या पीछे जो पूछा हुआ है उन सभी को मैं आपको एक एक करके वीडियो बना करके बताता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।